नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सियासी दंगल में बात हिमाचल प्रदेश की, जहां के अखाड़े में राज्य की किस्मत को लेकर वोटिंग जारी है। वोटिंग का जो सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था वो शाम 5 बजे थम जाएगा, लेकिन कई सवाल छोड़ जाएगा। क्या हिमाचल में बदलेगा रिवाज या बदल जाएगा राज? क्या हिमाचल की जनता को कांग्रेस की गारंटी पर यकीन है या फिर बीजेपी के संकल्प पर? डबल इंजन काम करेगा? एक और सवाल जो आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में आने से गूंज रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी दोनों का खेल बिगाड़ेगी? सवालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें बड़ी खबर। हिमाचल में खत्म होने वाली है वोटिंग और ऐसे में 68 सीटों के लिए जो वोटिंग चल रही है उसमें 3 बजे तक हिमाचल में 55% वोटिंग हुई है। हमीरपुर में 54% और किन्नौर में 55%। शाम 3 बजे तक 55% वोटिंग हुई है। हालांकि आज प्रधानमंत्री से लेकर सभी ने एक बार फिर से गुजारिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए निकले, लेकिन 55% पर लगता है 3 बजे तक का मामला। अब नजर रखनी होगी कि आखिरी के 2 घंटों में ये वोटिंग प्रतिशत कहां तक पहुंचता है। चंद मिनटों का इंतजार है, जिसके बाद वोटिंग समाप्त होने वाली है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको लिए चलेंगे उनके पास भी। क्या जयराम ठाकुर, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डबल इंजन का दावा और वादा तोड़ पाएगा रवायत हिमाचल प्रदेश की, जिसमें हर बार सरकार बदलती है? क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा? क्या उस रस्म को तोड़ पाएगी बीजेपी, या फिर कांग्रेस अंदर खाने जो ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही थी वो कहीं पर रंग लाएगा? इन सब पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बस चंद मिनट और खत्म हो जाएगा मतदान। ईवीएम में बंद हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की तकदीर उन पार्टियों की जिन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, तकदीर उन नेताओं और उम्मीदवारों की जिन्होंने जीत के लिए पूरा दमखम दिखाया। लेकिन अब तो रतजगी होगी। वोटिंग के बाद काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के सियासी मुकाबले में आज वोटिंग के दिन सुबह से ही चहल पहल रही। पूजा पाठ और प्रार्थनाओं से जो सिलसिला शुरू हुआ वो जनता के दरबार में हाजिरी लगाने तक जारी रहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये गृह राज्य है, जहां अध्यक्ष रहते हुए इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। जेपी नड्डा ने अपने परिवार के साथ बिलासपुर में वोट डाला। आज तक से बातचीत में जेपी नड्डा का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा हिमाचल की सत्ता पर काबिज होगी। रिवाज बदलेगा या क्योंकि जो रही है परंपरा, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, इस बार क्या कुछ बदलाव? जो वही रहेगा, रिवाज बदलेगा, कोई उल्टा पलटी नहीं होगी। फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का अथाह प्रेम, अटूट विश्वास और जयराम जी ने जिस तरीके से जमीन पर सारी चीजों को उतारा है, उसके लिए हिमाचल की जनता इच्छुक है, उत्सुक है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए। बीजेपी ने इस बार जयराम ठाकुर को ही चेहरा बनाकर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया, जिन्होंने सुबह सुबह पहले कुल देवी मां बगलामुखी का आशीर्वाद दिया और फिर परिवार के साथ जाकर वोट डाला। सबसे बड़ी बात तो कि मेरा प्राइमरी स्कूल है जहां इस बार वोट डालने का मौका मिला, और सबसे बात यह है कि इस वोट से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक के नाते और एक प्रत्याशी के नाते मुझे उम्मीद है कि पूरा परचम यहीं से लहराएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए कुल 412 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। हिमाचल की सत्ता में एक और रसूखदार परिवार के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हमीरपुर के समीरपुर में अपना वोट डाला। विकास और जन कल्याण यही मुद्दे रहे पूरे चुनाव में। सुशासन, विकास और जन कल्याण, यही है हमारी पहचान। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। लेकिन सबकी निगाहें 5 दिग्गजों पर ज्यादा है। हिमाचल में सबसे हॉट सीट सिराज बन गया है, जहां से जयराम ठाकुर मैदान में हैं और उन्हें कांग्रेस के चेतराम ठाकुर टक्कर दे रहे हैं। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से बीजेपी ने रवि मेहता को उतारा है। वहीं ऊना की हरौली विधानसभा भी हॉट सीट में से एक है।
यहां से कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री अपना 5वां चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार ताल ठोक रहे हैं। नादौन से कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव लड़ रहे हैं। सुक्खू के खिलाफ बीजेपी ने विजय अग्निहोत्री को मैदान में उतारा है। डलहौजी से कांग्रेस नेता आशा कुमारी चुनाव लड़ रही हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी के डीएस ठाकुर से है। दारंग से बीजेपी के पूरनचंद ठाकुर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर चैलेंज कर रहे हैं। तो शिमला शहरी में कांग्रेस के हरीश जनार्थ का मुकाबला बीजेपी के चाय वाला उम्मीदवार संजय सूद से है। दिलचस्प मुकाबला हॉट सीट पर ही नहीं, कई सीटों पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि इस बार उनकी हिमाचल में वापसी हो रही है। इस बार भी लोगों ने तुलना की है कि कांग्रेस की सरकारें रही उन्होंने क्या किया और भाजपा की सरकारें रही उन्होंने क्या किया। तो अब लोग मन बना चुके हैं कि हमने दोबारा से कांग्रेस को लाना है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हिमाचल प्रदेश में विकास कर सकती है। हिमाचल में इस बार करीब 56 लाख मतदाता हैं। इस बार लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में शिरकत किया। लोगों में भी गजब का उत्साह दिख रहा है। वैसे इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी चर्चा है। वो भी दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। यही वजह है कि इस बार हिमाचल प्रदेश का मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी ने जो नया नारा दिया है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे, वो पूरा होगा या फिर सरकार ही बदल जाएगी। इसके लिए 8 दिसंबर का करना होगा इंतजार, जब ईवीएम से होगी वोटों की गिनती। शिमला से मौसमी सिंह, सत्येंद्र चौहान, सिराज से कमलजीत संधू, बिलासपुर से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रभु चावला जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं इस वक्त। संजय कुमार जी, सेफोलॉजिस्ट के तौर पर प्रोफेसर है, को डायरेक्टर है लोकनीति CSDS के। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, आज तक पर लगातार बने हुए। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरमा आचार्य जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की है। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी, अच्छा जुड़ गए हमारे साथ, विधायक जी जुड़ गए हैं, कुलदीप जी मोर्चा संभालते हैं आजकल आम आदमी पार्टी की तरफ से। हिमाचल में क्या मामला है नहीं है सब पूछेंगे आपसे, लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारी 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ, और सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त शिमला से जुड़ रहे हैं। मौसम तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन किसका मौसम खराब होगा? अशोक सिंघल, ये लंबा इंतजार है। अब आज 12 नवंबर को वोटिंग खत्म हो रही है और अब 8 तक इन लोगों को इंतजार करना है कि गुजरात के साथ ही काउंटिंग होगी। अशोक, क्या है इस वक्त वहां पर मिजाज और क्या है लोगों की राय, जो मोटा मोटी आज आप बता सके, चूंकि अब वोटिंग खत्म हो रही है। बिल्कुल अंजना, देखिए जनता, हालांकि रिवाज यही है कि सत्ताएं बदलती हैं, पार्टियां बदलती हैं, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, लेकिन इस बार बीजेपी को लगता है कि जैसे उत्तराखंड हो, यूपी हो, हरियाणा हो, रिवाज बदला, रिपीट किए सरकारों ने। तो नड्डा से भी सुबह जब मैंने बात की, या पार्टी के दूसरे नेता भी यही दावा कर रहे हैं कि इस बार जो डबल इंजन की सरकार थी, नरेंद्र मोदी ने जो काम किए उसके बाद यहां भी रिवाज बदलेगा, सत्ता नहीं बदलेगी, रिवाज बदलेगा। और इसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच गया। उनका कहना है कि हमने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा है, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो भुना रही है, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम OPS, उसको लेकर चल रही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, जो लोकल मुद्दे हैं अंजना, वो भी हावी हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में जाओ तो अलग अलग मुद्दे, लेकिन रीजनल मुद्दे भी काफी डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि हमने यहाँ पर काफी विकास किया है, चाहे वो मेडिकल की बात हो, एम्स, जहां मैं बिलासपुर में हूं वहां पर एम्स लेकर के आए, कई तरह के और प्रोजेक्ट दिए, सड़कें बनाई। तो बीजेपी को यह लगता है कि जो पुरानी परंपरा रही है उसको इस बार हम तोड़ देंगे और दोबारा से सत्ता पे काबिज होंगे और जयराम ठाकुर दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कांग्रेस भी काफी, लेकिन एक चुनौती ये है अंजना, इस बार बीजेपी के लिए करीब 21 बागी उम्मीदवार भी खड़े हैं और हिमाचल प्रदेश में जो मार्जिन होता है जीत का बहुत कम रहता है। तो वो एक सिरदर्द बने हुए थे। प्राइम मिनिस्टर ने भी, हम सबने देखा, अपील की थी यहाँ पे एक बागी उम्मीदवार को, लेकिन वो नहीं माना। तो एक वो चुनौती है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी अपने काम के बूते ही जनता के बीच गई है और जनता उसी पे वोट देगी। बागी किसका काम बिगाड़ेंगे, किसका नुकसान करेंगे, ये सबके मन में सवाल है। सतेन, शिमला में आप मौजूद हैं और पहाड़ दिख रहे हैं एक तरफ, और पहाड़ जैसा ही रास्ता है। अगर वापसी आम आदमी पार्टी सोच रही है कि हम इस बार पूरी ही रवायत बदल दें, आजू बाजू छोड़कर बीच में उनके पास आ जाए, क्या दिख रहा है?
देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो अंजना, हमें तो यहाँ पर ना उनका कोई प्रत्याशी नजर आया, ना उनके कहीं बूथ नजर आए और ना ही उनके कोई जो एजेंट नजर आए। हाँ, सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा में है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। पहाड़ी रास्ता चढ़ने में बिल्कुल आसान नहीं होता है, कठिन होता है। मौसम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कोई भले ही कुछ भी कहे, कोई बीजेपी कुछ भी दावे करे, कांग्रेस कुछ भी दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि हिमाचल के अंदर कड़ी टक्कर देखी जा रही है और इस टक्कर में कौन किस तरफ बाजी मारेगा ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा। शिमला की तस्वीर मैं दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोग दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में बैठकर स्मोक, धुआं, ये सब आपको जरूर दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर बिल्कुल ताजगी है, ऑक्सीजन है। और देखिए, ये मॉल रोड है, खचाखच भरा हुआ है, स्थानीय लोग भी हैं और इसके साथ साथ पर्यटक भी हैं। तो पर्यटन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके साथ ही सबसे बड़े मुद्दे लगातार हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं हिमाचल के चुनावों की, मतदाताओं की। तो अंजना, एक तस्वीर निकलकर सामने आती है कि हिमाचल का जो नागरिक है, हिमाचल का जो मतदाता है, वो जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर स्थानीय मुद्दों को ज्यादा महत्व देता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे यहां पर दिए हैं उसमें काशी विश्वनाथ है, अयोध्या है, 370 है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, लेकिन कांग्रेस यहां पर कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोगों को स्थानीय मुद्दों पर लाने में कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर यहां पर देखने को नहीं मिलती। कांग्रेस ने बागवानी का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने यहां पर स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया और इसके साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा। चाहे हमारे जितने भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुबह से लेकर बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हर जगह पर हमारे रिपोर्टर थे और बेरोजगारी का मुद्दा खासकर छा रहा था। लगातार लोग इस पर बात कर रहे थे। हाँ। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक बेहद स्वस्थ तस्वीर कहीं ना कहीं हिमाचल से निकलकर आ रही है कि जाति, धर्म, संप्रदाय मुद्दा नहीं, मुद्दा वो है जो आपके हक हैं, आपके अधिकार हैं, आपकी जरूरतें हैं और उन जरूरतों को सरकार से आप कैसे पूरी करवाते हैं, ये हिमाचल के मतदाता कहीं ना कहीं समझते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर क्या होगी ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बता दूं कि तकरीबन जहां जहां से हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे रामपुर हो या वो हो, लंबी लंबी कतारें अभी लगी हुई हैं। मौसम बड़ा फैक्टर होता है, अगर ठंड बढ़ती गई तो शायद ये लाइनें कम हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी पूरे जाड़े भर में जितना ऑक्सीजन दिल्ली वाले देखेंगे उतना आपने दिखा दिया। और मुश्किल तो यह है कि दिल्ली वाले अगर टीवी पर भी ज्यादा ऑक्सीजन देख लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को अब आदत हो गई है गैस चेंबर में रहने की इन मौसमों में। और उस पर सियासी पॉलिटिक्स एक अलग है जो गर्माती रही हिमाचल और गुजरात की वजह से दिल्ली में भी। लेकिन आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। सीधे रुक करते हैं प्रेम शुक्ला जी। 21 आपके ऐसे बागी विधायक, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े नेता हैं जो कि चुनावी मैदान में उतर गए हैं आप लोगों को चुनौती देने के लिए, जिनको आपने इस बार टिकट नहीं दिया था। क्या वो इस बार आपका खेल बिगाड़ नहीं सकते हैं? प्रधानमंत्री तक को इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। क्या ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं बन सकती है जो आप डबल इंजन का दम भर रहे हैं, उस पर भी भारी पड़े? फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वोटिंग खत्म होने के बाद अब ईवीएम्स को सील किया जा रहा है, यानी वोट अब ईवीएम में डल चुका है और लंबा इंतजार है। नहीं तो लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त सील किया जा रहा है ईवीएम को। बताइए प्रेम जी, चुनौती बहुत बड़ी इस बार बागियों से। जी, बड़ी चुनौतियों से निपटने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा समर्थ रहती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से राज नहीं बदलेगी, बल्कि रिवाज बदलकर सत्ता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सौंपेगी। जिस तरह से आपने मुद्दा उठाया कि जो है आपके रिपोर्टर मुद्दा उठा रहे थे, आप बताइए, स्वास्थ्य के मुद्दे पे एक एम्स अस्पताल देना बिलासपुर को, 6 नए मेडिकल कॉलेजेस देना, मेडिकल डिवाइस पार्क देना, ड्रग्स के बल्क में ड्रग्स के जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहां पार्क उपलब्ध कराना, जिस तरह 5000 किलोमीटर की सड़कें बनाना, 95% हिमाचल प्रदेश के हर घर जल योजना के तहत 95% हिमाचल प्रदेश को कवरेज दिया जा चुका है। 100% हिमाचल प्रदेश के घरों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराई गई है। आयुष्मान योजना तो पहले से ही केंद्र सरकार दे रही, साथ ही साथ हिम केयर योजना के तहत भी। आप मुझे बताइए ना, 5 वर्ष उसके पहले वीरभद्र सिंह जी भी थे। एक योजना, मैं कांग्रेस प्रवक्ता बता दे मुझे कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने एक योजना दी हो, सड़कें बनवाई हो,
नल संसाधन, उन्होंने जल संसाधन उपलब्ध कराया हो, हर घर को जो है नल से जल उपलब्ध कराया हो, इस तरह का कार्य किया हो, एक योजना बता दें वो। हाँ, भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर हुआ, वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ और आज भी उनके पुत्र विक्रमादित्य जो है वो भ्रष्टाचार के अभियुक्त है। बोलिए हनुमान जी, इस पर क्या जवाब होगा? देखिए, भ्रष्टाचार का वही आरोप है जो बीजेपी 2014 के पहले से आप लोगों पर लगा रही है और उनका ये दावा रहता है कि अभी भी वो वाला जो मंत्र है ना वो काम कर जाता है। देखिए, वीरभद्र सिंह जी की और उनकी लेगेसी है कि मंडी जो कि गढ़ है ठाकुर साहब का, जयराम ठाकुर का, वहां पर भी उनकी पत्नी कामयाब रही, लेकिन बीजेपी कहती है कि सहानुभूति की वजह से वोट मिली है। भ्रष्टाचार और ये दोनों पर आपका जवाब? देखिए अंजना जी, जो हम उपचुनाव में चारों तो हम एमएलए वाली सीट भी जीते थे और जैसा आपने खुद ही कहा कि रानी प्रतिभा देवी सिंह जी ने लोकसभा की सीट जीती थी, तो सारा कुछ तो सहानुभूति के कारण नहीं हुआ है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, तो मैं बहुत साफ बता दूं कि पुलिस भर्ती में ऐसा घोटाला हुआ है, ना केवल पेपर लीक हुए, उसके अलावा लोगों से पैसे लिए गए, रिश्वत ली गई और फिर जब सारी बातें सामने आ गई तो जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हम इसकी जांच पड़ताल कराएंगे। अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। सबको मालूम है कि जो बिलासपुर में पीपीई किट घोटाला हुआ था जिसमें रेनकोट दे दिए गए थे, उसी के कारण राजीव बिंदल जो इनके अध्यक्ष थे उसे इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके अलावा सैनिटाइजर घोटाला हुआ था। 859 करोड़ रुपए शिक्षकों की भर्ती के लिए आए थे और उससे भर्ती भी नहीं हुई, यानी कि आए हुए पैसे को भी विकास में कन्वर्ट करने की योग्यता नहीं थी। इसीलिए जयराम ठाकुर जी का चेहरा जब प्रधानमंत्री आए तो पोस्टर से गायब कर दिया गया। तो कांग्रेस जब आती है, कांग्रेस ने जो छत्तीसगढ़ में कर दिखाया, जो राजस्थान में कर दिखाया, हमने ओपीएस लागू भी किया है और छत्तीसगढ़ में आप बेरोजगारी की दर देखिए, पूरे देश में सबसे कम है। तो मैं जो भी बातें कह रही हूँ इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि जिस तरह आपके रिपोर्टर शिमला में हैं, मैं 22 दिन अभी हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना में बिता कर आई हूं और वहां से तो बीजेपी का पूरा मैदान, इस मैदानी इलाके से बीजेपी का मैदान साफ दिख रहा है। और उसके अलावा बिलासपुर की सड़कों पे कुछ बदलाव दिखा आपको हनुमान जी वहां गई तो? बहुत दिखा। नड्डा जी ने 19 बसें भेजी थी लोगों को लाने, 55 लोग आए और उन्हीं के बागी ने उसको फेसबुक लाइव कर दिया। नड्डा जी महिलाओं के पास घर घर में उनकी टीम जो है सुहागियां बंटवा रही है, उसके बाद भी लोग उनकी तरफ आने को तैयार नहीं है। नड्डा जी अपने गृह राज्य में, गृह प्रदेश, गृह नगर में अगर 4 में से 1 सीट भी बचा लेंगे तो उनकी इज्जत बच जाएगी। मेरा ऐसा बिल्कुल जमीनी आकलन है, क्योंकि मैं वहां की घुमारवी, बिलासपुर सदर, कोटला, कुठेला, इन सारी जगहों पे खुद गई हूँ। 9 जगहों पे तो मैं बिलासपुर में ही। बिलासपुर जी, एम्स बिलासपुर, एम्स बिलासपुर, बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया। एम्स बिलासपुर का इतना चुनाव के आखिरी समय में हड़बड़ी में जो उद्घाटन हुआ, उसी के दूसरे दिन हुआ ये कि एक एक्सीडेंट का केस वहां पहुंचा तो उसको आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया, क्योंकि वहां पर सुविधाएं नहीं थी, ऑपरेशन की सुविधाएं नहीं थी, स्पेशलिस्ट नहीं थे। तो हड़बड़ी में ये सारे काम आप नहीं देखती। बीजेपी के सारे काम और प्रचार और योजनाएं एडहॉक होते हैं, कोई भी चीज स्थायी सोल्यूशन नहीं देती। चाहे आप उज्ज्वला योजना की बात कर दीजिए तो उसमें बहुत सारे लाभार्थी जो हैं वो उन्होंने दोबारा रिफिल ही नहीं कराया। कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी का है सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट से आगे कुछ नहीं है। 4-6 महीने योजना चलती है और जो भी कुछ वो कर रहे हैं, बिलासपुर ऊना रेलवे लाइन नहीं कर पाए, जबकि अनुराग ठाकुर खुद वित्त राज्य मंत्री थे। 1000 रुपये 1000 उन्होंने उसके कोडेड में डाले जिससे कि वो अलाइव रहे, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। बिलासपुर में स्मार्ट कॉलोनीज बननी थी, बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाना था, हॉस्टल बनाने थे, 69 हाईवे बनाने थे, उसके अलावा फैक्टर 2 के हिसाब से 4 गुना मुआवजा देना था। कुछ भी तो नहीं हुआ है, सिर्फ घोटाले की सरकार है और सब कुछ अस्थायी, बड़ा बड़ा नाम ले लिया, ड्रग पार्क, ये वो हम बना। ठीक है अनुपा जी, मैं आ रही हूँ, लौट रही हूँ मैम, लौट रही हूँ आपके पास। कुलदीप जी, ना प्रचार है कहीं पर, ना कैंडिडेट। आप देखा हमारे रिपोर्टर्स ही बता रहे हैं हिमाचल में आपने पहले ही हार मान लिया, ऐसा लग रहा है। गुजरात में पूरा फोकस किया इस बार। अंजना जी, आम आदमी पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ हिमाचल में चुनाव लड़ा है और हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है। हिमाचल की जनता कांग्रेस और भाजपा की जो मिलीजुली सरकार थी ना, उससे त्रस्त हो चुकी है।
इन दोनों ने मिलकर हिमाचल को लूटने का काम किया है। और अब हिमाचल के लोगों को अगर उम्मीद है तो अरविंद केजरीवाल जी से, उनके अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से है। हिमाचल के लोग अच्छा शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी थी हिमाचल के लोगों को, उस पर उन्होंने अपनी मोहर लगाई है और अपनी मोहर लगाकर उसको मतपेटी में बंद किया है। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी बहुत अद्भुत करने जा रही है हिमाचल के अंदर। बहुत मजबूत स्थिति के साथ आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ी और हिमाचल के लोगों को बदलाव बहुत अच्छा करने जा रहे हैं वहां पे। अंजना जी बहुत अच्छा, बहुत शानदार करने जा रहे हैं। हिमाचल के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है, परिवर्तन के लिए वोट किया है। पहले हिमाचल के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता था, एक उनके पास या तो बीजेपी को चुनना होता था या कांग्रेस चुनना होता था। अब एक ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी उनके लिए विकल्प है, और एक ऐसे नेता जो अपनी गारंटी जो देते हैं जनता को वो पूरी करते हैं। तो हिमाचल के लोगों ने निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी के गारंटी के ऊपर मोहर लगाई होगी और उसको मतपेटी में बंद किया होगा। ठीक है। प्रभु जी आपसे कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आप दोनों के पास फौरन लौट रहे हैं। मायावती जी ने भी बोला था इस बार कि पूरी ताकत से यूपी में लड़ी हूं मैं, वही वाली ताकत से लड़े क्या ये हिमाचल में? क्योंकि गुजरात में तो दिख रहा है, गुजरात में तो आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हिमाचल में तो आपने बात अच्छी उठाई है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहाँ है परंतु कहीं बूथ पे दिखाई नहीं देती। परंतु अगर आप स्ट्रैटेजी देखें आम आदमी पार्टी की पिछले 8 सालों के अंदर, वो हाइप क्रिएट करते हैं। जैसे पिछले जब चुनाव रहे थे उत्तराखंड में बल्ला हाइप क्रिएट किया, सिसोदिया जी वहाँ गए, हिमाचल में भी काफ़ी हाइप क्रिएट, यूपी में भी हाइप क्रिएट किया, अल्टीमेटली जाकर के गोवा में भी हाइप क्रिएट किया, पर कहाँ पर जाके सम्मिलित हुए? जाकर के पंजाब में। इनके ये होता है कि आप प्रचार करिए, बीजेपी से सीख लिया है एक बार, या दोनों ने एक दूसरे से सीखा है कि प्रचार बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप पार्टी जो है प्रचार में आकर के अल्टीमेटली उनकी स्ट्रेटजी ये रहती है कि सारी फोर्सेस वहाँ ले जाओ जहाँ आप जीत सकते हैं। आप पार्टी को अब ये लगता है कि हम गुजरात के अंदर कुछ ना कुछ विक्ट्री दिखा सकते हैं, इसलिए सारे के सारे उनकी योजना है, उनके रिसोर्सेज सारे के सारे वहाँ मूव कर गए हैं। हिमाचल में आप पार्टी रहेगी, वोट कुछ उनको मिलेंगे कि अल्टीमेटली इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि 6 स्टेट्स के अंदर हमारे पास नेशनल पार्टी करने के लिए कुछ वोट चाहिए, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। परंतु हिमाचल के अंदर अभी यही है कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर सीधी टक्कर है। वहाँ पर डिफेंसिव पे बीजेपी जरूर है और कांग्रेस पार्टी थोड़ी एग्रेसिव है, जबकि उनके पास कोई नेता बड़ा चेहरा नहीं है। सुक्खू कई बार आता है कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उधर रानी साहिबा भी हैं, परंतु वहाँ पर ये होगा कि कांग्रेस का नीचे के कार्यकर्ता और मोदी जो बड़े कार्यकर्ता जो हैं उनके बीच में होंगे। उनके बेटे भी हैं, टक्कर वहाँ फिर कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर है और वहाँ की कांग्रेस के वर्कर के बीच में लड़ाई है। और वहाँ पर कोई मुद्दे जो हैं लोकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ सरकार के विकास कोई हुआ नहीं, कि सरकार लोग वहाँ डिपेंड करते सिर्फ नौकरियों के ऊपर। वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई टूरिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा हम 1 लाख नौकरियां देंगे, भाई छोटे से स्टेट के अंदर नौकरियां देंगे, कहाँ पर देंगे आप? सरकार के अंदर लगाएंगे, नॉन प्रोडक्टिव काम के अंदर। वहाँ पर सड़कें बननी चाहिए, टूरिज्म होटल बनने चाहिए, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। एक टूरिस्ट स्पॉट जैसे डेवलप होगा, अगर हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड बनाना है कश्मीर के बाद, तो शिमला ही बन सकता है, हिमाचल ही बन सकता है, चाहे उत्तराखंड बन सकता है। तो उस तरह की लॉन्ग टर्म योजनाएं बिल्कुल नहीं है दोनों पार्टियों के पास। वो सिर्फ वायदे करते हैं, जैसे हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। वो कहते हैं हम कुछ रोजगार देंगे, वो कहते हैं हम कॉमन सिविल कोड लेकर के आएंगे। इस तरह की योजनाएं की बात हो रही है। कोई सियासी मुद्दे जो हैं वो जमीन पर जो कुछ हो रहा है उससे जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, उनके जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। 4 इलेक्शन हो गए, चारों इलेक्शन के अंदर CDC 370 ये सब किया गया। अब 5वें इलेक्शन के अंदर भी यही बात करेंगे, वही मुद्दे हैं। तो मेरे को लगता है रोटी कपड़ा और मकान का मुद्दा वहां जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक लगता है दोनों पार्टियां सिर्फ खोखले वादे करती रहेंगी। परंतु कांग्रेस थोड़ी है इस वक्त अग्रेसिव दिखाई देती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी दोनों तरफ डबल इंजन जब होता है तो ऊपर की एंटी इनकम्बेंसी और नीचे की भी है। परंतु मोदी जी की पॉपुलैरिटी अभी काफी है, क्योंकि उनके मुकाबले में राष्ट्रीय नेता कोई नहीं है। तो ये मोदी जी के नाम अगर जीत होगी बीजेपी, अगर वहां पर रिवाज बदलेगा तो नहीं बदलेगा, तो इसलिए है कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। इस पर आपकी राय संजय जी, जितने आपने सर्वेस किए हो, आज जो आपको इनपुट, क्योंकि आप सेफोलॉजिस्ट हैं, आप सबकी नजर आप ही की तरफ है कि 5 बजने के बाद आपके मुंह से क्या निकलता है, कुछ बताइए ऐसा जो लोगों को समझ में आए कि हवा किस तरफ की। क्या मोदी की लोकप्रियता ओवर पार करेगी तमाम मुद्दों को, या फिर दूसरी तरफ इस बार राहुल गांधी को अलग रखा गया एकदम हिमाचल के चुनाव से? क्या सोच थी इसके पीछे? क्या कांग्रेस उस रिवाज को कायम रखेगी? अंजना जी देखिए, मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं ईवीएम के अंदर झांक कर देखूं और बता सकूं कि किस पार्टी को बढ़त मिल रही है 5 बजे के बाद। लेकिन आपने जो 2-3 सवाल पूछे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है
वो बीजेपी के लिए कुछ कमाल कर पाएगी हिमाचल में। जब हम प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी देखते हैं तो वो बरकरार है, चाहे वो हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें, दूसरे राज्यों की भी बात करें। तो सरकार के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं हिमाचल में, सरकार के परफॉर्मेंस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, प्राइस राइज का मुद्दा है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, मुद्दों की भरमार है और बीजेपी उससे कहीं ना कहीं परेशान दिखाई पड़ती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने लगातार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लोकल मुद्दों का सहारा लिया, उन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी जो नेशनल मुद्दों को लेकर चुनाव में आई, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा कर रही है और जो तमाम तरह की चीजों का वादा कर रही है, क्या वोटर उस ओर आकर्षित हो रहे हैं या लोकल मुद्दों का सहारा ले रहे हैं? मुझे लगता है अंजना जी बहुत टाइट इलेक्शन है, लेकिन जो कहते हैं लास्ट मिनट जो फिनिशिंग टच देने में हमने देखा है बीजेपी कई बार कांग्रेस से आगे निकल जाती है। अगर ऐसा हुआ तो शायद बीजेपी को बढ़त मिल जाए हिमाचल में, लेकिन सचमुच मुकाबला बहुत कांटे का रहा है हिमाचल में दोनों पार्टियों के बीच। आम आदमी पार्टी सचमुच, जैसे आपके रिपोर्टर कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के तो कोई कहीं दिख नहीं रही है हिमाचल में। आपको क्या लग रहा है सर, ओपीएस जितना बड़ा मुद्दा बनाया गया है हिमाचल में, वैसे तो हम लोग कई राज्यों में जाते हैं और ओपीएस का एक मुद्दा रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं जो शो में भी पीछे से ओपीएस को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन हिमाचल में ओवर पावरिंग एक इश्यू रहा, क्या वो डिसाइसिव रहेगा? लोग सोचेंगे कि कांग्रेस आएगी तो ले आएगी? नहीं, देखिए हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इलेक्शन में। शांता कुमार जी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, बहुत ईमानदार थे, बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन एक चुनाव उनकी पार्टी इसीलिए हार गई कि सरकारी कर्मचारी नाराज थे उनकी नीतियों से, उनकी कार्यशैली को लेकर के। तो सरकारी, चूंकि वहां हर घर से लोग नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, फौज में हैं या दूसरी नौकरियों में है, तो ओपीएस एक मुद्दा निश्चित रूप से वहां पर बड़ा मुद्दा है। ये हमारे रिपोर्टर जी बता रहे हैं, आपके रिपोर्टर भी बता रहे हैं और ग्राउंड फीडबैक भी है। दूसरी बात यह है कि जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है वो स्थानीय जरूर है, लेकिन उनका ताल्लुक केंद्र सरकार से है। ओपीएस का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जीएसटी का मुद्दा, ये सारे तो केंद्र सरकार के मुद्दे हैं ना, लेकिन वो असर हिमाचल में डाल रहे हैं वहां की राज्य की राजनीति में। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में राष्ट्रीय मुद्दों को प्रमुखता दी गई। 370, बनारस कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर, ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पीओके तक, राजनाथ जी तो पीओके तक पहुंच गए। तो कुल मिला के वो राष्ट्रीय, और ये स्ट्रेंथ है बीजेपी की, इस मौजूदा सरकार की ये ताकत है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर वो घेरती है सामने वाले को। इसीलिए पूरे चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर ही बीजेपी ने फोकस किया। लेकिन कांग्रेस ने, ये मैं राजनीतिक चतुराई कहूंगा कांग्रेस की, राहुल गांधी को अगर वो ले जाते और राहुल गांधी राष्ट्रीय मुद्दों पर आ जाते हैं, जिसको कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दे अवॉइड कर रही थी, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे पर कमजोर विकेट पे आ जाती है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव को स्थानीय मुद्दे बनाम राष्ट्रीय मुद्दे रखा। और यही वजह है जो संजय जी कह रहे हैं कि चुनाव बहुत कांटे के मुकाबले का है, और कांटे के मुकाबले का है, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट में बीजेपी आमतौर पर कांग्रेस से बेहतर होती है। मोदी वर्सेस राहुल चुनाव को नहीं बनने देना कांग्रेस को सूट करता है, सीधा पूछ रही हूं। बिल्कुल, देखिए जब दो नेताओं की तुलना होने लगती है तो निश्चित रूप से अभी तक का जो नतीजे रहे हैं, कुछ राज्यों को आप छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां के स्थान, तो कई बार मोदी वर्सेस राहुल में बीजेपी को फायदा होता रहा है और कांग्रेस ने उसको अवॉइड किया है। और उसके पास एक बड़ा कारण भी था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, इसलिए वो उसमें व्यस्त है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। और प्रियंका गांधी को उन्होंने आगे ला दिया। प्रियंका गांधी इस चुनाव में थी, तो कहीं ना कहीं चुनाव मोदी वर्सेस प्रियंका भी हो गया एक तरह से। अगर ये चुनाव कांग्रेस जीतती है मान लीजिए, तो प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में जो उनका हाल हुआ उनकी प्रचार का, उसका एक भरपाई कांग्रेस। पता है प्रेम शुक्ला जी क्या बोलेंगे आपको? यही आप लोग उत्तर प्रदेश में भी हमें बता रहे थे ना, मैं तो अगर प्रियंका जी आ गई हैं, अब तो पूरा मोदी योगी सबको ढा देंगे। भविष्यवाणी नहीं, मैं तो अगर लगाए कर रहा हूं, जैसे कांटे का मुकाबला बता रहे हैं संजय जी, तो अगर ऐसा होता है तो प्रियंका जी का जो यूपी का जो दाग है हारने वाला, वो धुल सकता है। और प्रेम शुक्ला जी, जब प्रियंका गांधी जाती थी, सोलन में पहली रैली की थी उन्होंने, उसके बाद से वो इंदिरा गांधी को बार बार इन्वोक करती थी कि देखिए यहाँ पर हिमाचल से उनका खास लगाव था, पूरी जो लेगेसी कांग्रेस पार्टी की रही है, तो वो सब भी उन्होंने बहुत इस बार कोशिश की है छूने की। और आप कह रहे हैं सहानुभूति, वो कह रहे हैं कि सहानुभूति से एक जगह जीत सकती है ना उनकी पत्नी, सिर्फ बाकी जगहों पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश के लिए किया क्या? उसको विशेष राज्य का दर्जा किसने दिया? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। और उस विशेष राज्य के दर्जे को वापस किसने ले लिया? इंदिरा जी की प्रिय बहू श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो आप जब एक विशेष राज्य का दर्जा होता है तो 90% जो विकास का फंड है वो केंद्र सरकार देती है। और हिमाचल जैसे जहां पर दुरूह राज्य है,
जहां पर्वतीय राज्य है वहां पर इसका निश्चित तौर पर लाभ होता है, और उस तरह उसका लाभ जो है हिमाचल प्रदेश में स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। एक सबसे बड़ी बात जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं का जो अनर्गल आत्मविश्वास हो अत्यंत प्रशंसनीय है। वो कहते हैं हम उत्तर प्रदेश जीत जाएंगे, भले वो 7 से 2 सीट हो जाए। वो कहते हैं बिहार जीत जाएंगे, भले चुनाव खत्म होने के बाद शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव कहे कि हम अगर बिहार हारे हैं तो कांग्रेस का गठबंधन था, इस नाते हार गए हम। ये सारे प्रदेशों में जीतने का दावा करते हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आता है तो ईवीएम मशीन के अलावा कोई इनको और कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि गांधी परिवार जो पराजय का असली जिम्मेदार होता है उसका तो नाम कोई ले नहीं सकता है। इस बार देखिए विनोद जी स्वयं बता रहे हैं कि राहुल गांधी के न जाने से हिमाचल प्रदेश में ये लड़ाई में आ गए हैं, लेकिन हर कोई जानता है ना कि अगर राहुल गांधी अगर पराजय के जिम्मेदार हैं तो श्रीमती प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश का वो नेतृत्व किया करते थे, चार्ज उनके पास था, तो अमेठी और रायबरेली कम से कम 2 लोकसभा सीटें उनके पास थी। श्रीमती प्रियंका वाड्रा का जो परफॉर्मेंस है वो पराजय वाला परफॉर्मेंस वो राहुल गांधी से बेहतर है। उनके जमाने में अमेठी की सीट भी चली गई, और जो 7 विधानसभा सीटें जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर थी तो उत्तर प्रदेश में वो 1 सीट रह गई। लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इन्होंने उसके साथ सौतेला पर बताया ना, आदरणीय मोदी जी ने अपने स्वयं के भाषण में बताया कि इनके कार्यकाल में जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे 15 जो है मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने, और 8000 मकान जो है वो जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में बने। तो अब मकान के मामले में जो बुनियादी मुद्दे हैं रोटी कपड़ा और मकान, वो भारतीय जनता पार्टी उसको एड्रेस नहीं कर रही जो लोग कह रहे हैं। तो भाई 8000 मकान जो है जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिया वो राष्ट्रीय मुद्दा तो नहीं है ना, वो तो उनका जिसको मकान मिला उसका मुद्दा है। अगर लोगों के घर में 100% एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचा दिया तो ये राष्ट्रीय मुद्दा तो नहीं है ना जी। अगर एम्स खुल जाता है, 6 मेडिकल कॉलेजेस खुल जाते हैं तो ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है ना। 5000 किलोमीटर सड़कें बन जाती है तो ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, स्थानीय मुद्दा है। हाँ, लेकिन हम राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करेंगे कि अनुच्छेद 370 में हमने संशोधन किया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक भूल थी उसको सुधारा हमने, जिसके कारण जो कश्मीर का जो टोटल इंटीग्रेशन भारत में होना चाहिए था उसमें बाधा खड़ी थी, इसको हमने किया। हमारा जो है भारतीय जनसंघ के जमाने से हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि हम जो है समान नागरिक संहिता ले आएंगे। समान नागरिक संहिता पर तो आजकल कांग्रेस के नेता भी, अभिषेक मनु सिंघवी का भी बयान आया था कि भाई हमको समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं कहते कि भाई समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी ले आएगी। संजय जी का एक सवाल है आपसे, संजय जी का एक सवाल है, ठीक है संजय जी का एक सवाल है। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, आप ही से प्रेम जी। प्रेम शुक्ला जी, मैं ये पूछ रहा था कि हिमाचल का चुनाव जीतने से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे ले आएंगे, जनता को ये आप बात बता रहे थे कि तो ये कैसे आप ले आएंगे, ये तो केंद्र सरकार का मुद्दा है जी। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। गोवा में गोवा की राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है कि नहीं लाया है? वो केंद्र सरकार ने तो नहीं लाया, समवर्ती सूची में होने कारण गोवा की राज्य सरकार ने लाया है। हिमाचल की राज्य सरकार लाएगी, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने भी इस पर कमेटी बनाई है, वो ले आएंगे। और गुजरात की सरकार ने भी, वहां के कैबिनेट ने भी गुजरात के लिए समान नागरिक संहिता पर जो है कमेटी गठित की है। तो हर राज्य अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का उसके पास अधिकार है, इस संविधान ने उसको अधिकार दिया हुआ है। तो अगर हम हिमाचल में भी वो लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, संविधान के अनुकूल होगा। पर गोवा में तो पहले से ही है ना सर, लाए थोड़ी है अलग से जो आप ये वाला फंडा दे रहे हैं। चुनाव के पहले ही सब अनाउंसमेंट करना रहता है। लेकिन गोवा अपने राज्य में ला सकता है, जहां जहां चुनाव है, जहां चुनाव है वहीं पर आपको लाना रहता है। जल्दी से एक बार आपकी प्रतिक्रिया में लेना चाहती हूँ 2 मुद्दों पर। हम तो जनादेश मांग रहे हैं तो अच्छी बात है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है भाई। अनुमा जी, 2 सवाल है आपसे जो मैंने इनसे भी पूछा था सर से। क्या राहुल गांधी को जानबूझकर हिमाचल के चुनाव से दूर रखा गया क्योंकि आप नहीं चाहते थे मोदी वर्सेस राहुल ये चुनाव बने और कांग्रेस को इससे एडवांटेज मिलता है? दूसरा, जब शीर्ष नेतृत्व की बात आती है तो देखिए ना, फिर वही मामला आ जाता है। वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे तो उनकी पत्नी, उनके बेटे, फिर बीजेपी को मौका मिलता है क्योंकि जयराम ठाकुर वहां पर अभी सीएम है। मुझे पता है कि आप बोलेंगे अनुराग ठाकुर भी तो उसी की उपज है, लेकिन जब स्टेट नेतृत्व की बात आती है तो कौन होगा वहां पर, सीएम का चेहरा कौन होगा? दोनों सवाल पर आपका जवाब। जी, सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं ही वही बोलूंगी ना जो मैं बोलूंगी। तो आपका सवाल दोनों सिराखों पर, पहली चीज राहुल गांधी जी के बारे में आपने कहा, तो जो मुद्दे हम हिमाचल प्रदेश में उठा रहे हैं वही मुद्दे तो देशव्यापी रूप में राहुल गांधी उठा रहे हैं और वहां पे एक मोमेंटम बना हुआ है। और यहाँ पर
कांग्रेस बिल्कुल इकट्ठा होकर संगठनात्मक रूप से चुनाव लड़ रही है। क्या लोकतंत्र की खूबी यही नहीं है कि विधायक दल ही अपना नेता चुने? तो ये आप देखती आई हैं, हमने बहुत अधिकांश समय, एक आध बार छोड़ दीजिए, पर कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री का चेहरा कभी घोषित नहीं करती। और एक बात जो मैं कहना जरूरी समझती हूँ कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, ये सवाल मैंने सुना था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। 1971 में जब इंदिरा जी ने इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था, तो ये जनता पार्टी जब थी तो ये कहते थे स्टेटहुड मारो ठुड, इन्होंने उसका विरोध किया था। और एक चीज और अंजना जी, ये याद रखिएगा, फौज से आती हूं, अग्निपथ जो डेंट करने वाली है ना, वो हिमाचल प्रदेश में आप यकीन नहीं कर पाएंगी, युवा जो हैं वो बहुत बेतरह परेशान है। ऐसा राज्य जो न केवल देवभूमि है और जो कभी रिवाज नहीं बदलती, वो वीर भूमि भी है, जहां से 1095 हमारे गैलेंट्री अवार्ड विनर आते हैं। तो आप देखिएगा कि ये जो अग्निपथ के ऊपर जो सरकार ने मजाक में ले रखा है उसको, पर वहां से 4000 प्रति 10 लाख लोग आते थे, अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। और यहाँ केंद्र सरकार ने कहा था कि हम डबल करेंगे, तो 373 भर्तियां हुई हैं इस नए वाले में भी। तो उसका हिमाचल प्रदेश में बहुत रोष है। जो बाकी सरकारी नौकरियां हैं वो भी आउटसोर्सिंग से है, और उसके अलावा चूंकि नौकरी नहीं है तो क्या बढ़ रहा है, वहां नशा बढ़ रहा है, जिसे वहां चिट्टा कहते हैं। तो वहां जिस कदर चिट्टा है उससे लोग, उनके पिता, विद्यार्थियों के पिता परेशान है, पेरेंट्स परेशान है। तो ये सारी चीजें कुल मिला के, और एम्स में क्या किया इन्होंने, रोजगार चाहते तो दे सकते थे, लेकिन वोकल फॉर लोकल करने वाले लोग, वहां एम्स में जितनी भी भर्तियां हुई हैं सभी गुजरात के और बाहर के लोगों की हुई है। इसके कारण भी वहां बहुत नाराजगी है। तो ये सारे वहां के। और एक और सवाल आया था कि कांग्रेस कैसे करेगी रोजगार। तो प्रियंका गांधी जी की जो रैलियां थी वो ना केवल इसलिए भी बहुत ज्यादा लोग थे कि वो क्या कह रही हैं, विजन के साथ बोल रही थी। सोलन में उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाएंगे, और जिस तरह की प्रियंका गांधी जी की बात सुनने के लिए ऑर्गेनिक लोग आते थे, सारे लोग आते थे अपने आप। हमने देखा योगी जी की सभा में बहुत नॉमिनल भीड़ हुई थी। तो जो भी स्टार प्रचारक गए और पूरे समय बिना कांग्रेस को कोसे, प्रधानमंत्री जी का तो रिकॉर्ड है, एक भी रैली उन्होंने की नहीं है आज तक, और हिमाचल भी इसका अपवाद नहीं था। लेकिन हिमाचल के लोगों को वीरभद्र सिंह जी ने रिकॉर्ड स्कूल खोल के, एक एक गांव में स्कूल खोलकर इतना साक्षर बनाया है कि वहां ये सारी चीजें चलती नहीं है। अंजना जी, ठीक है, आपको मैं प्रेम जी वो इंफॉर्मेशन मैंने निकाल लिया। 1867 में पोर्चुगल ने एनेक्ट किया था पोर्चुगीज सिविल कोड, और जब वो मतलब पोर्चुगल से अलग होकर गोवा आजाद हुआ और भारत में जुड़ा 1961 में, तब से कंटिन्यू हो रहा है सिविल कोड, इसलिए वहां पर लाया नहीं गया है। ये स्टेट सब्जेक्ट वाला जो वो सवाल पूछ रहे थे वो अभी भी सवाल है कायम। आपकी गोवा में कंटिन्यू किया गया है, लेकिन अगर गोवा राज्य में रह सकता है तो दूसरे राज्यों में भी लाया जा सकता है। नहीं, आप लोग स्टेट वाइज जो बात कर रहे हैं, गुजरात में उसको अपना सकते हैं, गुजरात में, गोवा में, देश भर में नेशन वाइड की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या झिझक है मन में? लगता है कि सीएए की तरह बाकी जो बड़े बड़े कानून लाए लोग प्रोटेस्ट पर बैठ जाएंगे, हमारा मैनिफेस्टो है तो विरोध में सड़कों पर बैठ जाएंगे। ठीक है, विनोद जी भी एक सवाल, हमारा मैनिफेस्टो भी लाएंगे। प्रेम जी, कॉमन सिविल कोड जनसंघ के जमाने से आपका मुद्दा है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, गुजरात में 27 साल से आपकी सरकार है। अगर राज्य में लाने की स्थिति थी तब तक क्यों नहीं आए? अब क्यों ला रहे हैं? 27 साल पहले ले आए होते। ठीक, प्रेम जी अभी ये तो लोग कहते थे अनुच्छेद 370 जो है आप 2014 में क्यों नहीं ले आए, अटल जी के समय क्यों नहीं ले आए? हम 2019 में ले आए। राम जन्मभूमि हमारा जो है 1989 से पालमपुर के अधिवेशन से हमारा मुद्दा है, लेकिन जब उसको संविधान के दायरे में लाने की स्थिति हुई हम ले आए। हम विविध राज्यों में इस पर जो है सहमति थोड़ी लाए, तो सुप्रीम कोर्ट लाया। राम जन्मभूमि तो सुप्रीम कोर्ट से आया है, आपने सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी कराया फैसला। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ, तो हमने कहा था संविधान के दायरे में संसद में अगर कानून बना के लाते भाई, कांग्रेस के जमाने में तब मिलता है जब संसद में कानून बनाते। शिलान्यास करने के बाद जो है डीएम ने रोक दिया था। नहीं बनाएंगे ना कानून विनोद जी, हम ही बनाएंगे कानून, अभी भी हम ही बनाएंगे। अभी भी आप गुजरात में कह रहे हैं, निश्चित बनाएंगे, अभी भी गुजरात में विरोध के बावजूद बनाएंगे जी। हुमायूं कबीर, इस बार के भी मैनिफेस्टो में आप गुजरात में इसकी चर्चा हो रही है, तो 27 साल में क्यों नहीं बनाया? हाँ ठीक है, प्रेम जी जवाब दे दीजिए, फिर आ रही हूं। नहीं बनाएंगे ना जी, अभी बनाएंगे। देखिए हुमायूं कबीर जो 1964 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समान नागरिक संहिता बनाने के लिए समिति बनाई थी, वो रिपोर्ट 66 में दे दी। उसके बाद कांग्रेस ने नहीं बनाया। तो कांग्रेस से यह प्रश्न आप नहीं पूछें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस वचन भंग करती है।
आपको हम पर विश्वास है, हम उस वचन को पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर समान नागरिक संहिता हम ले आएंगे और जनसंघ का यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरा होगा। ठीक है प्रभु जी, आप इस पर बोलना चाह रहे हैं। देखिए इनका कोर वोटर जो है ना प्रभु जी, उसकी मानसिकता को भी समझना पड़ेगा। इनका जो कोर वोटर है, हाँ। वही कोर वोटर को एड्रेस कर रहे हैं शुक्ला जी। बार बार मैं इनकी बहुत ही प्रशंसा करूंगा कि टिके हुए हैं। इन्होंने गोवा का नाम ले तो लिया, उसी में फंस गई है। क्यों इनकी सरकारें कई जगह पर 10-10 साल से हैं। ये कहते करेंगे, अब समिति बनाने की क्या जरूरत है भाई वहाँ पर गुजरात के अंदर। ठीक है, एक चुनावी मुद्दा है, बना हुआ है, इसके साथ लोगों की अट्रैक्शन भी है। कांग्रेस वाले भी इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। एक अच्छा मुद्दा है कांग्रेस को डिफेंसिव करने के लिए। परंतु जैसे कांग्रेस वादा करती रही है, पहले ये भी वादा सिविल कोड जो है कौन मना करता है, कहते हम बनाएंगे। भाई बनाएंगे क्या मतलब? जब गोवा का नाम क्यों लिया आपने? गोवा में आपने तो बनाया नहीं था। तो जैसे अगर गोवा में आपने नहीं बनाया तो बाकी प्रदेश में बनाकर कहते कि हम जब सत्ता में आए हैं हमने किया। एक स्टेट बता दिए जहां आपने इंप्लीमेंट किया। गोवा में आपने इंप्लीमेंट नहीं किया था, पहले से था वहां पर उस बात को छोड़ दिए। मैं राहुल की बात पर दोबारा से आना चाहता हूँ और प्रियंका जी की बात पर आना चाहता हूँ। हाँ। कि बार बार कही जाता है, विनोद भी कह रहे हैं मेरे प्रिय अमृत, कि प्रियंका को कोई इसके अंदर क्रेडिट मिलेगा। मेरे को लगता नहीं कि क्रेडिट वहां पर किसी एक कांग्रेसी नेता को मिलेगा, कि कांग्रेस बिना नेतृत्व के इस बार चुनाव वहां पर लड़ रही है। ना उनके पास चेहरा है चीफ मिनिस्टर का, ना उनके पास नेशनल नेता है जो वहाँ कनेक्ट कर सके। प्रियंका जी ठीक है जाती रही है, उनका घर भी वहाँ पर है, उन्होंने बनाया मकान, इंदिरा जी वहाँ जाती थी, उनका वहाँ पर कनेक्शन है। शिमला अकॉर्ड भी वहीं पर साइन हुआ था। परंतु इस वक्त प्रियंका जी के जाने से कोई चुनाव में कोई परिवर्तन आ जाएगा, इस वजह से वोट ज्यादा मिल जाएंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि उन्होंने प्रचार किया, उनको लोग अटेंड करने के लिए आए। मुद्दा वही है शुरू से कि कांग्रेस वर्कर क्या अपने साथ लोकल मुद्दों को चुला करके जनता को साथ लगा सकता है, उनको वोटों में कन्वर्ट कर सकता है और मोदी की जो अपील है उसको कैंसल आउट कर सकता है कि नहीं। ये मुद्दा इस वक्त कि कांग्रेस का कार्यकर्ता लोकल मुद्दों को वोकल बना करके नेशनल मुद्दों को न्यूट्रल कर सकता है। ये चुनाव अगर उसमें हो गया तो कांग्रेस की विक्ट्री होगी। इसके अंदर ये कहें कि प्रियंका जी की जीत है या नहीं है, राहुल को दूर रखने से या आने से कोई फायदा होने वाला नहीं था। हाँ। या नुकसान होने वाला नहीं था। चुनाव कांग्रेस बनाम मोदी, मैं बार बार कह रहा हूँ कांग्रेस। ठीक है सर, वक्त इतने की इजाजत देता है। तीनों पॉलिटिकल मेहमानों को जल्दी से दिखा दीजिए प्लीज एक बार। कुलदीप जी कितनी सीट है? सिर्फ सीट बताइएगा सर, आम आदमी पार्टी की, फिर रिकॉर्ड करके रख लेंगे इसको। कितनी सीटें सर कुलदीप जी? विधायक जी देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करना जा रही है। अब तो मत पेटी में मत बंद हो चुका है तो कोई बता नहीं पाएगा आंकड़ा। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा करने जा रही है। लेकिन दूसरी, क्योंकि भाजपा की सरकार ने पिछले 5 सालों में कुछ किया नहीं है जो जनता उनको वोट दे। ठीक है अनुमा जी, जनता के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है पिछले 5 सालों में कि जनता उन पर भरोसा करे। ओपीएस जैसे मुद्दे वहां बहुत हावी हैं जिनके लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है। और जनता, हमें उम्मीद है कि जनता पूरा भरोसा केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस पे करेगी। ठीक है, जल्दी से अनुमा जी। अंजना जी, कहना तो चाहती हूँ हमारे 60 उनके 8, लेकिन कहूंगी कम से कम हमारे 50 सीटें आना चाहिए। ठीक है प्रेम जी। 45+, 45+ सीटें हमारी आएंगी। चलिए, रिकॉर्ड करके रख लिया गया है। 8 को आपसे मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। गुजरात की जामनगर सीट पर इस वक्त हर किसी की नजर है, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को टिकट दिया है। संभावना ऐसी कि रिवाबा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस उनकी ननद नैना जडेजा को उम्मीदवार बना सकती है। ये है टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा। रिवाबा जडेजा को गुजरात की जामनगर उत्तर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चुने जाने का जश्न मनाया जा रहा है। ढोल बज रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, रिवाबा को फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। गुजरात चुनाव की देश भर में चर्चा है और इस वक्त गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में जिस एक सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है जामनगर उत्तर विधानसभा सीट। और इसकी एक ही वजह है, बीजेपी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको ये भी बता दें कि रिवाबा जडेजा का नाम बीजेपी की लिस्ट में टॉप 5 उम्मीदवारों में शामिल है। लेकिन रिवाबा के चुनावी मैदान में आते ही अब रविंद्र जडेजा के घर में ही घमासान छिड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे ही रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को बीजेपी ने टिकट दिया, अब चर्चा ये है कि कांग्रेस रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा को मैदान में उतार सकती है।
तो क्या अब जामनगर में होगी ननद और भाभी की टक्कर? रिवावा जडेजा और नैना जडेजा में होगा तगड़ा मुकाबला। गुजरात के गदर में ननद और भाभी होंगी आमने सामने। ऐसे में गुजरात की जामनगर सीट की पूरे गुजरात में चर्चा सबसे तेज है। हम आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में चर्चा ये भी है कि रविंद्र जडेजा आखिर किसके समर्थन में प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें कि रिवावा जडेजा क्लियर कर चुकी हैं कि उनके पति रविंद्र जडेजा उनके प्रचार के लिए जामनगर आएंगे और बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए रविंद्र जडेजा ने ही उनको मोटिवेट किया है। इनडायरेक्टली मैनर में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ ही चुके हैं और प्रचार के लिए डेफिनेटली जामनगर में मेरे लिए वो आएंगे। बट मैं उनके लिए गारंटी दे सकती हूँ। पूरा क्रिकेट टीम बीसीसीआई के अंडर है, उनका अपना एक स्केड्यूल होता है, तो वो दे आर फॉलोइंग द स्केड्यूल्स। बट आई एम वेरी मच श्योर और लकीली ही इज हियर ड्यू टू इंजरीज एंड ऑल एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा फैंस ने भी बोला कि वर्ल्ड कप में नहीं थे, तो मेरे लिए भी बहुत एक दुखद बात थी। लेकिन फॉर्चुनेट ये बाबत से हूँ कि वो अभी इस टाइम पे, चुनाव के टाइम पे, गुजरात के चुनाव के टाइम पे वो यहाँ पर है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे अभी मोटिवेट कर रहे हैं और हम जल्द ही उन्हें चुनाव में देखेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि जामनगर उत्तर विधानसभा सीट पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। धर्मेंद्र सिंह जडेजा यहाँ से विधायक हैं। इससे पहले 2012 में वो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। अब उनकी जगह रिवावा जडेजा को टिकट दिया गया है। अब अगर नैना जडेजा कांग्रेस से अपनी भाभी रिवावा जडेजा के खिलाफ उतरती हैं, तो मुकाबला तगड़ा देखने को मिल सकता है। रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा ने आज तक से खास बातचीत की। મને એવું લાગે છે કે જો કદાચ બીજેપી નવો ચહેરો કોઈ લઈને આવે તો બીજેપીની 78 વિધાનસભાની જે સીટ છે એ કોંગ્રેસ છીનવીને લઈ જાય, કારણ કે જે નવો ચહેરો આવે એમને અનુભવની પણ કમી છે, સંગઠનની પણ કમી છે અને ખાલી પૈસાથી તો જીતી નથી શકાતું। એટલે મને એવું લાગે છે કે પોલિટિકલ વ્યક્તિ તરીકે કે જો બીજેપી કોઈ નવો ચહેરો લઈને આવે તો 100% એ સીટ કોંગ્રેસની થઈ જાય। ननद और भाभी में कौन किस पर पड़ेगा भारी? जामनगर विधानसभा सीट पर कौन मारेगा बाजी? रविंद्र भाई धर्म निभाएंगे या पति धर्म? रविंद्र जडेजा के सामने कांग्रेस और बीजेपी ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। उनका परिवार 2 पार्टियों में बट गया है। जडेजा की बहन नैना की बात करें तो मां के निधन के बाद उन्होंने ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली। यहाँ तक कि जडेजा को क्रिकेट की दुनिया में लाने के लिए भी उन्होंने खूब मेहनत की थी। इस वक्त क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के परिवार में घमासान मचा हुआ है। एक और जहां पत्नी रिवाबा जडेजा बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही है, तो वही बहन नैनाबा कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की ये लड़ाई परिवार की लड़ाई और परिवार की साख का सवाल बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा और उनकी बहन नैना उनकी शादी से पहले काफी अच्छी दोस्त थी। रिवाबा मैकेनिकल इंजीनियर हैं और 2019 में बीजेपी में शामिल हुई। रिवाबा जडेजा बीजेपी से जुड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिली थी। तब रविंद्र जडेजा भी उनके साथ थे। रिवाबा बताती हैं, मैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने गई तभी उन्होंने बोल दिया था कि आपको कुछ करना है। मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। मेरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है। संघ की शाखा को मैंने देखा है। बचपन से राजनीति और संघ की विचारधारा से जुड़ी रही हूँ। आपको बता दें कि पहले राजपूत समुदाय के संगठन करनी सेना से जुड़ी और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उस वक्त भी रिवाबा और नैना जडेजा के संबंध काफी सुर्खियों में आए। कहा जाता है कि रिवाबा के बीजेपी में जाने के बाद नैना ने कांग्रेस ज्वाइन की और 2022 के चुनाव में ननद और भाभी में आमने सामने की टक्कर हो सकती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।